आवाज की दुनिया के दोस्तों को मनोहर महाजन का प्यार भरा सुरीला आदाब, नमस्कार। दोस्तों, एपिसोड नंबर 8 यादें मेरे दौर की, ये लेकर मैं हाजिर हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर हफ्ते मैं यादें मेरे दौर की का एक एपिसोड आपके सामने लेकर आऊंगा। वो एपिसोड जब रेडियो सिलोन छोड़ने के बाद मैं बम्बई आया, यानी मुंबई आया, और अपने आप को एज ए फ्रीलांसर वॉइस एंड राइटर स्टैब्लिश करने की कोशिश करने लग गया। बम्बई में आते ही मेरे कैरियर की शुरुआत में ही मेरी भेंटें कुछ ऐसे लोगों से हुई जो बहुत जमीन से जुड़े हुए भी थे और आसमान की बुलंदियों पर भी थे। कुछ नाम जैसे मैं गुलाम हुसैन, जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक रेडियो सिलोन से लौटने के बाद दिया, कुसुम कपूर, अमीन सयानी साहब, मनोज कुमार, मंगेश देसाई, सदाशिव देसाई जिन्हें हम भाऊ कहा करते थे, अजय चड्डा, और एक दिन मुझे आशा शर्मा जी, जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ, फिल्मों की एक्ट्रेस, टीवी सीरियल की चाई जी, और उस दौर में रेडियो की बहुत बड़ी आवाज़ आशा शर्मा जी एक दिन एक अंग्रेज से दिखने वाले पारसी जेंटलमैन को लेकर रेडियो टीवी कमर्शियल में जहां मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था वहां आई। आते ही कहने की, मनोहर, आई वांट यू टू मीट दिस जेंटलमैन। तो मैंने उनसे नमस्कार किया। वो हस्ती भी जिनका मैं इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ, मेरे जीवन में बड़ी ही इम्पोर्टेंट, शुरुआत के दिनों की इम्पोर्टेंट भूमिका उन्होंने निभाई थी। इनका नाम था के बिलमोरिया। ये पारसी जेंटलमैन थे और एक ज़माने में बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी थे फिल्मों के। ये मैं आपसे बता रहा हूँ इंडिपेंडेंस के पहले की बात। इन्होंने फिल्म मैगजीन भी एक ज़माने में शुरू की थी, लेकिन अकस्मात उनके जो साहबजादे थे और बेटी थी, एक एक्सीडेंट में उनकी वाइफ का देहांत हो गया और उसके बाद ही वॉज सब कुछ उनका छूट गया। फिर रीगेन किया उन्होंने और फिर उन्होंने अपना कैरियर नए तरीके से शुरू किया। और कहाँ से शुरू किया? रेडियो पब्लिसिटी से, रेडियो से। और वो मेरे पास एक प्रपोजल लेकर आए थे, फीनिक्स मिल्स का एक रेडियो प्रोग्राम वो लेकर मेरे पास आए थे। ये एक बहुत बड़ी वो थी, कहने लगे कि आशा शर्मा जी और आप, मैं चाहता हूं कि ये रेडियो प्रोग्राम आप करें। तो मैंने कहा उसका फॉर्मेट क्या है? बोले फॉर्मेट ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। तो मैंने कहा किसने किया था फॉर्मेट? तो बोले हसन रिजवी साहब और आशा जी ने। फिर आशा जी ने मुझे बताया कि ये रेडियो फॉर्मेट ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, अब हसन साहब की तबीयत ठीक नहीं है, सो मिस्टर बिलमोरिया वांट्स यू टू डू दिस प्रोग्राम। तो मैंने कहा पहले मैं हसन साहब से पूछूंगा। तो बोले हसन साहब तो लखनऊ में है। मैंने कहा मुझे अमीन साहब ने घुट्टी में एक चीज़ पिलाई है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है ऐसा प्रोग्राम लेकर जिसे पहले कोई प्रोड्यूसर या वॉइस कर रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि उस वॉइस को आप इन्फॉर्म करें कि उनका पैसा तो बाकी नहीं है या वजह क्या है छोड़ने की, और अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तब आप ये प्रोग्राम लीजिए। ये मेरे गुरु और मेंटर अमीन साहब ने मुझे शुरू में ही इस चीज़ की नसीहत और शिक्षा दी थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जब तक हसन साहब से बात नहीं कर लूँगा तब तक मैं ये प्रोग्राम नहीं करूँगा। बहरहाल हसन साहब से बात हुई। उन्होंने कहा भाई मनोहर, मेरी तबीयत ख़राब है, ट्रंक कॉल लगाया गया, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि आप ये प्रोग्राम कर लें। और इस तरीके से वो प्रोग्राम मेरी झोली में आया। उसका बड़ा अजीब सा नाम है, आपको बताऊं। उसका प्रोग्राम का नाम था जब मुझे याद आया। तो जैसे उन्होंने कहा जब मुझे याद आया, फिनिक्स मिल्स का ये प्रोग्राम, मैंने कहा ये तो रेडियो सिलोन के एक प्रोग्राम जब मैं आप गा उठा वैसा लग रहा है। तो आशा कहने की बिल्कुल वैसे ही है, इसमें भी खत आते हैं और लोग पर्टिकुलर गाने को कब कैसे याद किया उसकी कथा सुनाते हैं और हम गाना बजाते हैं। मैंने कहा वाह, जय रेडियो सिलोन। उसका एक जो रेडियो प्रोग्राम है जब आप गा उठे, वो रेडियो पर भी, विविध भारती पर भी इतना पॉपुलर हो रहा है।
बिलमोरिया साहब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी दो चीज़ें मुझे आज भी याद आती हैं। मेरे ख्याल से वो आपको भी अच्छी लगेंगी। और मेरे ख्याल से इतना पॉजिटिव इंसान मैंने कभी नहीं देखा। जब भी कोई होता था ना, अरे यार ये क्या हो गया, ऐसा अगर कोई करता था, मेरी भी आदत थी, अरे यार अगर मैंने ये किया होता तो बाप रे क्यों, अरे ऐसा ऐसा। तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से, मनोहर मनोहर नेवर से लाइक दिस, हाय मैं क्या हो गया, मुझे क्यों, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी तकदीर ही खराब है, नेवर से। तो मैंने कहा सर बिलमोरिया साहब क्या बात है? बोले ये आसमान के जो फरिश्ते हैं वो हवाओं में फिजाओं में घूमते रहते हैं, और जब कोई इंसान इस तरीके से अपने आप को मारता है तो वो हमेशा आमीन आमीन कहते रहते हैं। तो अगर आपने नेगेटिव बात कही कि हाय मेरी तकदीर खराब है, तो कहते हैं आमीन, और नेचुरली आपकी तबीयत खराब। तो ऑलवेज से गुड थिंग्स। ये बिलमोरिया साहब से मैंने एक बार सीखी, और इतने पॉजिटिव थे। एक बार क्या हुआ कि मैंने नई नई कार खरीदी थी, ब्लैक कलर की फिएट कार थी। तो यूजुअली मैं हाईवे से पकड़ के कुलाबा जाया करता था रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, लेकिन उस दिन मैं बांद्रा जो एसवी रोड है वहां से जा रहा था, और बांद्रा जंक्शन पर आकर जैसे ही मैंने गाड़ी खड़ी की, सिग्नल देखकर, रेड सिग्नल था, मेरा रेडिएटर का जो वो था फट गया पूरी गाड़ी में, सामने से आग की लपटें निकलने लग गई। मैं घबरा के गाड़ी के बाहर आ गया। उसी तरफ से मैंने देखा कार्टर रोड की तरफ से एक डॉज गाड़ी आ रही है जिसमें मिस्टर के बिलमोरिया बैठे हुए थे। उन्होंने गाड़ी पेट्रोल पंप पर खड़ी की और मेरे पास आए, व्हाट हैपन मनोहर? मैंने कहा व्हाट क्या हैपन सर, माय रेडिएटर गॉट बर्स्ट। बोले ओ माय गॉड, थैंक टू गॉड, थैंक गॉड। मैंने कहा लो मेरी गाड़ी का रेडिएटर फट गया और ये आदमी कह रहा है थैंक गॉड। He said, Manohar, you remember, you always travel from highway. Today, you are traveling from SV Road. The crowd is there. You have stopped the car in front, near this thing, and then it has blasted. Think, you were driving on a highway, and suddenly, on a speed, this would have blasted. You would have lost your life. बाप रे बाप, इतने पॉजिटिव इंसान है ये, तौबा तौबा। उसके बाद से मैंने उन्हें प्रणाम किया, और उनकी ये शिक्षाएं हमेशा मैं अपने साथियों को बताया करता हूं कि बी पॉजिटिव। खैर, ये सारे लोगों के कृपा दृष्टि से, सारे लोगों की मदद से मैं एक प्लेटफॉर्म पर एज ए फ्रीलांसर स्थापित होने लग गया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी। क्योंकि क्या होता है, कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं, तो मेरे विचार जो हैं इधर उधर से होते रहते हैं। अब मैं रेडियो सिलोन जब छोड़ के आया और अब एक फ्रीलांस की हैसियत से जब मुंबई में आया, तो फर्क क्या है? बहुत से लोगों को ये फर्क महसूस करना चाहिए। जब एक अनाउंसर होते हैं तो आपकी लिमिटेशंस होती हैं, रेडियो स्टेशन की पॉलिसीज होती हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ जाता है। ठीक है, और आप चिल्ला नहीं सकते, कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, एक लिमिट में आपको डिसिप्लिन के अंदर रहना पड़ता है। लेकिन जब आप फ्रीलांस बनते हैं, आवाज की दुनिया में आते हैं, जहां आपके टैलेंट पर लोग जो हैं वो पैसा लगाते हैं, यानी आपकी वॉइस, आपकी राइटिंग, आपकी क्रिएशन, आपकी प्रेजेंटेशन, आप जो प्रोग्राम करते हैं उसका जो है वहां खुले, यहां आपकी सैलरी नहीं होती है, यू आर नॉट पेड। मगर जब आप किसी स्टेशन पर काम करते हैं तो यू आर पेड फॉर दैट। तो ये चीजें फर्क होती हैं। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे जब ओपन फील्ड मिला, तो मैं क्या करूं कि दूसरों से ज्यादा अच्छा काम मैं कर सकूं। तो मैंने देखा कि उस समय टीवी तो था नहीं, फीचर फिल्में जो आती थी उसकी रेडियो पब्लिसिटी जो थी वो बहुत होती थी। अमीन साहब, हसन रिजवी, अख्तर साहब जो थे, ज्यादातर रेडियो प्रोग्राम 15-15 मिनट के जो बनते थे वो फीचर फिल्मों के रेडियो प्रोग्राम्स पर बनते थे। इन्हें 15 मिनट के अंदर कूजे में समंदर भरना पड़ता था, कहानी, गीत और उस मतलब फिल्म के बारे में ऐसी चीजें बताना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्में सिनेमाघरों में देखने आ सके। दूसरा जो प्रोडक्शन होता था वो ज्यादातर एजेंसीज में होता था और प्रोडक्शन हाउसेज होते थे। एजेंसीज जो होती थी वो आपसे फॉर्मेट्स मांगते थे, आइडियाज मांगते थे, और आपको जब ब्रीफिंग दी जाती थी तो उन आइडियाज के जरिए आपको बनाना पड़ता है कि भाई इस प्रोडक्ट को हम इस आइडिया के द्वारा जो है वो बता सकते हैं। तो
ये डिफरेंट रेडियो प्रोग्राम्स होते, तो मेरी झोली में जो थे ये फीचर फिल्मों के जो प्रोग्राम आने शुरू हुए, तो मैंने कहा सब लोग वैसे ही बोलते हैं, ये फला फिल्म देखिए, इसमें स्टार ये हैं, इसमें गाने ये हैं, इसमें लेखक ये हैं, मैं क्या अलग से करूं कि इनसे अलग दिखूं। तो ये जब मैंने सोचा तो मैंने डिसाइड किया, तो मेरे उसी समय मेरे पास एक फिल्म आई प्रतिज्ञा, धर्मेंद्र हेमा मालिनी की प्रतिज्ञा। अब नेचुरली जैसे अमीन साहब करते हैं, हसन रिजवी करते हैं, वैसे मैं फिल्म की पब्लिसिटी कर सकता था कि फला बैनर लेकर आ रहे हैं प्रतिज्ञा, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अमीन साहब से कहा कि अमीन साहब मैं दूसरे तरीके से करना चाहता हूं। बोले बताओ क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा सर अमीन साहब इसमें जो है मैं कॉन्सेप्ट लाना चाहता हूं, एक ड्राइवर है धर्मेंद्र के गांव का, ठीक है, वो लोड लेकर बंबई आता है और धर्मेंद्र चूंकि उसके बचपन का साथी है और फिल्मों में आ चुका है, तो ये ड्राइवर बड़ा ही उत्सुक है धर्मेंद्र से मिलने के लिए। तो मैं ड्राइवर के जरिए सारी पब्लिसिटी करना चाहता हूं, और ड्राइवर की नई नई शादी हुई है, उसकी वाइफ है, तो वो ट्रक में पूरा लोड लेके आता है और अपनी वाइफ और खुद को बॉम्बे लाता है। अब उसको ये पता नहीं कि धर्मेंद्र कहाँ रहता है मगर उसने बिनाका गीतमाला और अमीन सयानी के बारे में जानता है वो। तो वो पूछता पाछता अमीन सयानी के स्टूडियो में आता है अपना ट्रक लेके, और अमीन साहब से पूछता है मुझे धर्मेंद्र से मिलना है, मुझे धर्मेंद्र पता दो। तो मैंने कहा इस कॉन्सेप्ट पे मैं रेडियो पब्लिसिटी करना चाहता हूँ। तो अमीन साहब के जो चश्मा होते ना, धड़ से यूं नीचे गिरे, आंखें बड़ी बड़ी खुल गई। बोले यार मियाँ ड्राइवर कौन बनेगा? मैंने कहा ड्राइवर मैं बनूंगा। और तुम्हारी बीवी कौन बनेगी? मैंने उस समय आशिमा सिंह, एक बड़ी अच्छी कमिंग अप वॉइस थी, टीवी पर भी वो दिल्ली दूरदर्शन में उन्होंने काम शुरू किया था, वो आई हुई थी। मैंने कहा उनकी आवाज़ थोड़ा इंटोनेशन पंजाबियत लिए हुए है, उनको लूंगा, पंजाबी इंटोनेशन में हम लोग करेंगे। तो कहते मैं क्या करूंगा अमीन साहब? मैंने कहा आप कमर्शियल बोलेंगे तो थोड़ा सा पंजाबी भी बोलेंगे। यार मेरे को पंजाबी नहीं आती। मैंने कहा मैं लिख लूंगा, आप उस हिसाब से पंजाबी बोलेंगे। तो साहब इस तरीके से फॉर्मेट जो हुआ सेट हुआ कि ट्रक ड्राइवर जो है बॉम्बे में आता है, और वो आके, मैं बना था वो आशिमा सिंह वो, और उसके बाद हम अमीन साहब से कहते हैं अमीन साहब अरे ट्रक ले, मतलब रिकॉर्डिंग से अमीन साहब अरे भाई ट्रक लेकर कहाँ घुसे चले आ रहे हो। तो इस तरीके से ट्रक ड्राइवर जो इफेक्ट के साथ हम स्टूडियो में उतरते हैं, सारी चीजें करते हैं, और एंड में जो होता है वो धर्मेंद्र के बारे में बातचीत होती है, उनकी फिल्म के बारे में बातचीत होती है, और फिर ड्राइवर कहता है आपने फिर टरका दिया, प्रोग्राम खत्म होता है, और फिर उसको अगले प्रोग्राम के लिए लिंक करते हैं, और एंड में जाकर जब प्रोग्राम समापन की तरफ जाता है तब हम धर्मेंद्र साहब को इन ड्राइवर साहब से मिला। तो इस कॉन्सेप्ट जब मैंने प्रतिज्ञा फिल्म की पब्लिसिटी की, विल यू बिलीव ट्रेड इंफॉर्मेशन उस समय जो आती थी, उसने लिखा था कि इस रेडियो प्रोग्राम की वजह से इस फिल्म ने 50% ज्यादा बिजनेस किया है। तो दिस वाज अ बिग क्रेडिट टू मी। इसी समय एक और फिल्म मेरे पास आई, साजिश। अब जैसे मैंने नाम सुना तो मैंने अमीन साहब से कहा अमीन साहब मैं इसको ना वो न्यूज जो होती हैं जैसे कहते हैं ना, ये आकाशवाणी है, अब मनोहर महाजन से समाचार सुनिए, मैं इस इंटोनेशन के जरिए इसकी पब्लिसिटी करूंगा। अमीन साहब का चश्मा फिर गिरा यार मियाँ तुम तो कुछ अजीब ही चीजें लेके आ रहे हो। मैंने कहा सर मुझे करने दीजिए ना, इसमें करने दीजिए। बोले हाँ हाँ चलो करो, कैसे जरा बताओ। तो मैंने कहा कि जैसे अभी फिल्म पूरी, हम लोग क्या होता था, फिल्म छोटे स्टूडियो में देखते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड करते थे और उसको सुनते थे, उसके बाद प्रोग्राम में। तो मैंने कहा सर जैसे मैं कहूँगा, जैसे कहते हैं ना ये आकाशवाणी है, अब देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए, तो मैं कहूँगा ये साजिश है, माया मूवी टोन की साजिश, जिसमें गले से तले तक फंसे हुए हैं धर्मेंद्र, सायरा बानो, देव कुमार, इफ्तिखार, डेविड। तो इस इंटोनेशन के साथ मैं फिल्म की कहानी या रेडियो प्रोग्राम करूंगा। तो अमीन साहब राजी हो गए, और ये साहब इस फिल्म ने भी रेडियो पब्लिसिटी में एक रिकॉर्ड कायम किया। लोगों को बड़ा लगता था यार ये बड़ा अच्छा बोलते हैं, इस न्यूज रीडिंग टाइप में पब्लिसिटी होती है। फिर उसी समय कुछ समय के बाद मेरे पास एक और फिल्म आई थी, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की ही वो फिल्म थी, क्या नाम था उसका, अली बाबा 40 चोर, अली बाबा 40 चोर। ये 1980 में फिल्म आई थी। अब इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने क्या किया,
अगर आपको मालूम हो तो अली बाबा जो होता है, या 40 चोर जो हेड होता है उनका, चोरों का, तो वो जब अपना खजाना गुफा की तरफ आता है तो हमेशा कहता था खुल जा सिम सिम। याद है आपको? फिल्मों में भी और वैसे भी कहा जाता है, वैसे ये मुहावरा भी बन चुका है। तो मैंने क्या किया, वो इफेक्ट जो फिल्म का लिया था ना, जैसे दरवाजा खुलता है, वो गुफा का दरवाजा खुलता है, तो उसमें मैं बोलता था खुल जा सिम सिम, और उसके बाद हम जो थे वो खुल जा सिम सिम के जैसे गुफा का डिस्क्रिप्शन होता है, गुफा में जो चीज़ें होती हैं, यहाँ हीरे रखे हैं, यहाँ फलर रखा है, ये उस इंटोनेशन के साथ, उस स्वर शैली के साथ हम ये रेडियो प्रोग्राम करते थे। पहले जैसे प्रोग्राम शुरू होता था खुल जा सिम सिम, और एंड में कहते थे बंद हो जा सिम सिम, और फिर वो करके बंद होता था। तो इस तरीके से जो मैं रेडियो पब्लिसिटी फिल्मों की शुरू की, तो इसके बड़े अच्छे परिणाम निकले। अमीन साहब ने भी कहा यार बहुत दिमाग लगाते हुए सीधा सीधा भी, तो सीधी सीधी फिल्में लोग करते थे, मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके रेडियो पब्लिसिटी की तरफ ध्यान दिया। अब आपको याद होगा मैं आपको बता चुका था कि आप और हम, मैंने जो पहला प्रोग्राम किया था कुसुम जी से मिला था, कुसुम जी के साथ, अब आप और हम का मैं रेगुलर फीचर हो गया। यानी उसमें 2 वॉइसेस होती थी, 2 अनाउंसर होते थे, कुसुम कपूर जी फीमेल वॉइस करती थी, मैं मेल वॉइस करता था। तो इस तरीके से हम 2 वॉइसेस के जरिए आप और हम प्रोग्राम मैंने लिखने भी शुरू कर दिए और बोलने भी शुरू कर, बड़ा रेगुलर प्रोग्राम हो गया। ये प्रोग्राम आगे चलकर ये संडे को आता था, मेरे ख्याल से 1 बजे या 1:15 बजे, और ये इतना पॉपुलर हुआ, इसका नाम था आप और हम। ये इतना पॉपुलर हुआ कि एस कुमार्स ने इसी नाम से शूटिंग बनाई, A&H, ए आप एंड एच, आप और हम, ये शूटिंग का नाम दिया। सोचिए प्रोग्राम कितना पॉपुलर हुआ होगा रेडियो का। ये थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता था कि कभी कभी रेडियो प्रोग्राम जो हैं वो भी लोकप्रियता प्राप्त करते हैं और प्रोडक्ट के साथ उनका नाम जुड़ जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही हैं कि उस समय जब मैं क्लाइंट से मिलता था तो समझ में नहीं आता था कि क्लाइंट से बातचीत कैसे की जाए। तो मैं दिल्ली, एक इंटरनेट एजेंसी थी, उनसे डिस्कशन करने के लिए दिल्ली गया हुआ था। तो मैं कोई बहुत बड़ा चालाक या चतुर इंसान नहीं था, बस ये था क्रिएटिव था और कुछ नई चीज़ें करना चाहता था। तो इंटरनेट के नाम मुझे अभी याद नहीं, शर्मा जी तो थे, तो मुझे कहते मनोहर जी सक्सेस होना है इस लाइन में। तो मैंने कहा जी हाँ, और उन्हीं के लिए मोदी के मतवाले रहे प्रोग्राम जो था, जो इंटरनेशनल फेम जिसने हासिल की, उन्हीं के जरिए टेलीट्रैक्स के जरिए, फिर मैं उसमें करेक्टर और कमर्शियल के जरिए उससे जुड़ा था। तो इन्हीं साहब ने मुझे कहा कि मैंने कहा जी, और मैं बड़ा उत्सुक रहता था सुनने के लिए। बोले एडवर्टाइजिंग इज अ 3C गेम। एडवर्टाइजिंग इज ए 3C गेम। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। बोले एडवर्टाइजिंग इज ए C, फर्स्ट C, कन्विंस द क्लाइंट। अगर आप काम चाहते हैं तो ट्राई फर्स्ट C, कन्विंस द क्लाइंट। इफ यू कैन नॉट कन्विंस द क्लाइंट देन अप्लाई सेकंड C, करप्ट द क्लाइंट। अरे मैंने कहा यार करप्ट द क्लाइंट हाउ? बोले देखो क्या होता है, कोई भी जो क्लाइंट होता है तुम्हारे पास जो आता है, अक्सर वो कहता है कि हम एयर बुकिंग में आप आधा दोगे, बिल ऐसा करो 2000 का कर दो, ठीक है, 1500 तो तुम मांग रहे, 2000 का कर दो, 500 रुपये हमें नीचे से दे दो। तो दिस इज करप्शन। तो अगर यू कैन नॉट कन्विंस द क्लाइंट, करप्ट द क्लाइंट, तो मेरी आंखें फट गई। मैंने कहा यार एडवर्टाइजिंग में ऐसा भी होता है। मैंने कहा सपोज आई कैन नॉट करप्ट द क्लाइंट, देन ही सेड ट्राई थर्ड C, कंफ्यूज द क्लाइंट। मैंने कहा कंफ्यूज द क्लाइंट मतलब क्या? बोले उसको इतना कंफ्यूज कर दो कि उसकी समझ में ना आए कि हो क्या रहा है, और अल्टीमेटली इधर से उधर से करके उसको दिमाग में आप ही रहोगे, ही मे कम बैक टू यू। तो एडवर्टाइजिंग उस दौर में जब मैं आया था तो 3C गेम की तरह मुझे समझाया गया है कि आप 3C गेम जो है उस तरीके से करो, ठीक है। अब हुआ क्या कि विश्वामित्र आदिल साहब के साथ में छोटा सा
अपनी भेंट आपको बताना चाहता हूँ कि ही वॉज ए परफेक्शनिस्ट राइटर एंड रेडियो प्रोग्राम प्रोड्यूसर। मैं उनके बारे में बता चुका, इंस्पेक्टर ईगल उनका वन ऑफ द टॉप रेडियो प्रोग्राम्स रहे हैं उनके। हवा महल की तरह पॉपुलर हुआ करते थे, मोदी के मतवाले रहे की तरह पॉपुलर हुआ थे। तो वो यूजुअली रेडियो टीवी कमर्शियल्स में रिकॉर्ड करते थे। तो मुझे भी कभी कभी उसमें शेड्यूल होने का टाइम मिल जाता था, मुझे शेड्यूल कर लेते थे वो, और एज ए ड्रामा आर्टिस्ट मैं उनके पास जाया करता था। तो उनका इतने परफेक्शनिस्ट थे और उनका एक अजीब था, तो वो सिगरेट पीते थे तो ये सिगरेट उनका इधर से उधर होता रहता था। बड़े फास्ट बोलते थे, लगातार बार बार यार, इस तरीके से उनका कुछ बातें समझ में नहीं आती थी। तो जो रिकॉर्ड हो रहा था तो उसमें जो है हीरो, रेडियो प्ले का जो हीरो है, वो कांच तोड़ के, मतलब एक कांच, बिल्डिंग का कांच है, खिड़की है, उसको तोड़ के ही कम्स। कुछ एक्शन था उस रेडियो प्ले में। तो अब उनको बहुत से इफेक्ट्स दिए रिकॉर्डिस्ट ने, ये निकाल वो निकाल, पर अल्टीमेटली मैंने कई बार देखा कि विश्वामित्र आदिल साहब जो थे, रात के 12 बजे गजकरण हुआ करते थे मेरीन लाइंस के पास, वो घोड़ा गाड़ी वाले, उसमें टेप रिकॉर्डर रखवाते थे और इफेक्ट रिकॉर्ड करते थे। कभी लहरें, समुद्र की लहरें, कभी घोड़ों की टापें, कभी वो चिच 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 रात को जो आता है ना, उनकी आवाज, ये सब रिकॉर्ड किया करते थे। और उनके साथ अजय चड्ढा साहब जो थे, बाद में जो बहुत बड़ी वॉइस बने, वो रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे। तो अब वो रेडियो प्ले चल रहा था, हम लोग बैठे हुए थे, रात के 12 बज गए थे और वो रुके हुए थे कि यार मेरा हीरो जो है वो कांच तोड़ के आता है, कांच तोड़ के आता है। तो अजय चड्ढा जो थे, उस समय कुछ चलन ऐसा था कि वो खाना पीना भी साथ चलता था, बियर शेयर भी चलती रहती थी। तो चड्ढा साहब जो थे बियर काफी पी चुके थे, आज विश्वामित्र आते भी। तो फिर ओ यार चड्ढा, ओ यार मजा नहीं आ रहा, यार मजा नहीं आ रहा, मेरा हीरो जो है कांच तोड़ के आता है। तो अजय चड्ढा ने कहा अच्छा ठीक है। तो थोड़ा सा झूमते जानते गए। तो उन्होंने क्या किया, माइक तो लगे हुए थे ऑलरेडी, और जो कैबिन होता है ना, कांच का कैबिन, यानी रिकॉर्डिंग कैबिन और जहां रिकॉर्डिंग हो रही है उसके बीच में कांच होता है यूजुअली। अब चड्ढा साहब ने क्या किया, टेप रिकॉर्डर ऑन किया और वो जो रॉड होती है माइक की, वो लेके धार से मारा, पूरा स्क्रीन तोड़ दिया। वो पूरा कांच टूट गया, उसका इफेक्ट। बोले ये चाहिए था ना आपको आदिल साहब। आदिल साहब चौंक के ये कहता। और वो इफेक्ट दोस्तों ऐसा रिकॉर्ड हुआ कि वो उसमें तो यूज हुआ, लेकिन मैंने देखा कि वो इफेक्ट जो चड्ढा साहब ने रिकॉर्ड किया था, वो करीब 10-15 साल तक रेडियो प्रोग्रामों में यूज होता रहा। कैन यू इमेजिन दैट, कि रियल इफेक्ट उन्होंने रिकॉर्ड किया कि हीरो जो है कांच तोड़ के एंट्री मारता है। तो विश्वामित्र आदिल साहब जो थे, इतने परफेक्शनिस्ट राइटर और रेडियो प्रोड्यूसर थे। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अक्सर मेरे जहन में घूमती रहती हैं, और कभी कभी मैं हंसता भी हूँ उन चीज़ों को सोचकर, सुनकर, देखकर, और अच्छा लगता है। इसी बीच में मैं कुछ चीज़ें और बताऊं आपको कि ये रेडियो प्रोग्रामों का सिलसिला चल रहा था। उसी समय एक क्या नाम है, डायरेक्टर साहब थे रमेश गुप्ता, वो एक फिल्म बना रहे थे त्याग पत्र। तो वो एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे कि मनोहर फिल्म में काम करोगे? तो अब कहीं कीड़ा तो था मेरे दिमाग में। तो मैंने कहा जी, त्याग पत्र। बोले उसमें मैं 3 वॉइसेस को ले रहा हूँ, प्रताप शर्मा को ले रहा हूँ, तुमको ले रहा हूँ और हरीश भिमानी को ले रहा हूँ। 3 आवाजें। मैं चाहता हूँ कि आवाज की दुनिया के लोग जो हैं वो फिल्मों में आए। तो उनको नहीं पता था कि मैं स्टेज का हूँ, साउंड एंड ड्रामा डिवीजन में रह चुका हूँ। और एक जमाना था जब पूना इंस्टीट्यूट में शत्रुघ्न सिन्हा, जया भादुड़ी, रमन कुमार, ये सारे लोग जो थे कोर्स करने आए थे। उसी बैच में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, मैंने इंटरव्यू दिया था। और चूंकि आर्थिक स्थिति उस समय घर की अच्छी नहीं थी, तो मैं
उस बैच में शामिल नहीं हो सका था, क्योंकि जाना आना मैं चाहता था फिल्मों में। तो पूना इंस्टीट्यूट में अगर आर्थिक स्थिति ठीक होती तो शायद शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ, जया बहादुर जी के साथ मैं भी फिल्मों में एंट्री ले चुका होता। तो वो कीड़ा जाग गया। तो मैंने उनसे कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तो कौन है हीरो? बोले हीरो तो प्रताप शर्मा है, आप और हरीश भीमानी जो हैं वो साइड में रोल रहेंगे आपके। तो मैं एग्री कर गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब दोस्तों पहले ही दिन, मतलब जब शूटिंग उनकी शुरू हुई, तो उसमें विद्या सिन्हा जी भी थी, मेरे ख्याल से वो हीरोइन थी। तो वो शूटिंग शुरू हुई तो क्राउड में सीन था कुछ ड्रिंक व्रिंक का। तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि शूटिंग उसके पहले मैंने की नहीं थी। तो बड़ा बोर होने लग गया मैं। 4 घंटे हो रहे हैं, वो प्रताप शर्मा का क्लोजअप हो रहा है, फिर फला का क्लोजअप हो रहा है, और हम लोग जो है, अब हमें पता नहीं था, हम तो समझ रहे कि हम कैमरे में, तो बड़े थके हुए 4-5 एक्सप्रेशन देते देते हो गए। पता लगा कि शॉट में तो हम है ही नहीं। 4 घंटे गुजर गए। तो फिर मैंने रमेश जी से कहा क्या? बोले नहीं क्राउड में रहना, क्राउड में कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी। अरे 4 घंटे में कंटिन्यूटी, मैं कंटाल गया। और दूसरे दिन मैं फिर शूटिंग थी, तो मैंने कहा मुझे शूटिंग में नहीं आना। और रमेश जी एक चीज याद रखिए, मेरा कोई भी शॉट जो है इस फिल्म में गया तो अच्छी बात नहीं होगी। वो दिन था कि मैंने तौबा कर लिया। इसी तरीके से एस.एस. ओबरॉय थे साहब, उन्होंने मुझे 125 रुपये में अपनी फिल्म के लिए साइन किया। वो असमय ही चल पड़े और वो सपना पूरा नहीं हुआ। इसी तरीके से मेरे एक मित्र थे हरिदत्त शर्मा, उन्होंने एक फीचर फिल्म के लिए मुझे साइन किया था, दही बड़ा के दही बड़ा खिलाया था और साइन किया था। पिक्चर का नाम था स्टेशन मास्टर। तो वो भी फिल्म परवान नहीं चढ़ पाई। लेकिन खैर मेरा जो ख्वाब था वो 1995 में आकर पूरा हुआ। फिल्म धूमकेतु में एज ए फीचर फिल्म मैंने मेन कैरेक्टर किया। वो कीड़ा कहीं ना कहीं जाके शांत हुआ। फिर छोटी छोटी फिल्मों में मैं करता रहा, जहाँ एज ए अनाउंसर, एज ए एंकर मैं आता था। जैसे आकर्षण में फिल्म थी जिसमें कहानी का जो टर्न होता है वो अवार्ड फंक्शन से होता है, फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन होता है, विच आई वॉज एंकरिंग। तो वो आकर्षण की कहानी वहीं से, तो उसमें मैंने एज ए एंकर का रोल किया था अवार्ड फंक्शन को, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना उसकी बात। और एक मैंने मैं साजन की साजन, या साजन मेरे मैं साजन की फिल्म थी, उसमें एक फैशन शो का वो था। वो फैशन शो जो था वो मैंने एंकर किया था। तो इस तरीके से वो जो कीड़ा कभी जागा था वो कहीं ना कहीं संतुष्ट होता रहा। आज कुछ बातों का विस्तार जो है इधर उधर होता जा रहा है, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से आप काफ़ी सारा मैंने आज आपसे चीज़ें की। फिल्म पब्लिसिटी के बारे में बात की कि इस समय कैसे चीज़ें हुआ करती थी, किस तरीके का मेंटल फोकस हुआ करता था। और हाँ, ये जिन चीज़ों का मैं चर्चा कर रहा हूँ, उस समय टीवी जो था इट वाज नॉट देयर। सिर्फ रेडियो और अखबार पब्लिसिटी का जो माध्यम था वो रेडियो था और न्यूज़पेपर्स थे। और ये इन दोनों के ज़रिए ही सारी जो पब्लिसिटी होती थी, प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी होती थी, वो हुआ करती थी। तो मेरे ख्याल से आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि कुछ स्कैटर्ड ज़रूर हुआ, लेकिन आपको कुछ चीज़ें जो है, उस दौर का जो नक्शा है, उस दौर का जो मैप है, उस दौर का जो वातावरण है, उस दौर का जो माहौल है, वो आपकी समझ में आया होगा। मेरा मकसद सिर्फ यही था। और उन सारी हस्तियों को जिन्होंने मेरे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल खेला, अहम रोल खेला, उन सबको, भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आप सबसे कहता हूँ कि उस दौर को मेरे ज़रिए ज़रूर याद कीजिएगा, अगले एपिसोड में भी आइएगा। और मैं आपके रिएक्शंस ज़रूर चाहता हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस तो आपको पता है, याद हो गया होगा, manoharmahajan2013@gmail.com। वेरी सिंपल। व्हाट्सएप नंबर है 8775707776। वेरी सिंपल। मैं आपके रिएक्शंस का इसलिए इंतज़ार करूँगा क्योंकि आगे के एपिसोड जो हैं वो और इंटरेस्टिंग और अच्छे, और उस वातावरण को, 40-50 साल पहले के वातावरण को आपके सामने लेकर आए, उसका प्रयास करूँगा। तो आशा करता हूँ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर।